Okay, good morning to all of you. Let's continue the chapter. Today's our topic is types of money. Okay, so since the time of barter system, animals or precious stones were used as the means of exchange and storage of value. Thereafter, metal coins came into existence, which were followed by government regulated notes and currency coins. ओके हमें पता है कि एंशियंट टाइम्स में बार्टर सिस्टम जो थी वो यूज कर रहे थे सभी, और एनिमल्स प्रेशियस स्टोन्स ये सभी जो है वो एक मीडियम था एक्सचेंज का, ठीक है, और वो सभी यूज कर रहे थे. देयर आफ्टर मेटल कॉइन्स केम इनटू एक्सिस्टेंस, बाद में मेटल्स कॉइन्स आ गए, राजाशाही आ गई, तब हमने देखा कि कॉइन्स आ गए थे, ठीक है, धीरे धीरे. बाद में उसके बाद भी मेटल के कॉइन्स आ गए, और उसके बाद गवर्नमेंट के नोट्स और करेंसी कॉइन्स आ गए, ठीक है. तो इस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुआ. दिस वाज सक्सीडेड बाय द बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट कार्ड एंड ई बैंकिंग सिस्टम. उसके बाद अभी कॉइन्स और नोट्स जो थी वो अभी आने लगे मार्केट में, तो उसके बाद अभी बैंकिंग सिस्टम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ. क्रेडिट कार्ड्स भी आए, फिर ई बैंकिंग की सिस्टम भी स्टार्ट होने लगी, एटीएम कार्ड्स, ये सभी कार्ड्स हमें पता ही है. तो बैंकिंग की जो सिस्टम है उनके जो फंक्शंस है वो अभी इजी हो गए, ठीक है. तो अभी ये मनी के कितने टाइप्स है हम देखते हैं. There are two types of the types of money are: first commodity money, second animals money, third metal money, fourth paper money, fifth plastic money, sixth banking money, invisible और ई मनी. ये मैं पता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ कोमोडिटी मनी से, मीन्स जो हम एक्सचेंज कर रहे थे. उसके बाद एनिमल्स आए, फिर मेटल्स के कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आया, अभी प्लास्टिक मनी है, और फिर अभी बैंकिंग मनी की फैसिलिटीज है, ठीक है, जो इनविजिबल है, ठीक है. ओके, इनविजिबली हम एक दूसरे के बैंक में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, तो उसमें मनी की ज़रूरत नहीं होती है, इनविजिबल ही ट्रांसफ़र हो जाता है. तो अभी बैंकिंग सिस्टम इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. तो ये हो गया आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन. कई बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ मनी इन 1 मार्क्स. ओके, सो लेट्स सी अबाउट मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन प्राइस राइज, ओके, जिसको हम बोलते हैं महंगाई. ओके, सो इन ए सिंपल सेंस इन्फ्लेशन मीन्स ए राइज इन द जनरल प्राइस लेवल. इन सिंपल सेंस देयर इज अ प्राइस राइज इन द प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में जो कंटिन्यूस राइज अप होता है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं. देयर इज अ कंटिन्यूस rise in the general price level of any commodity. Okay. Generally, people consider inflation to be a rise in the prices of goods and services, but economics gives a clear meaning of inflation. जनरली हम ऐसा मानते हैं कि अगर कोई भी गुड्स और कमोडिटीज में या फिर सर्विसेज में प्राइस राइज हो, बहुत ही ज़्यादा उसकी कीमत जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसे प्राइस राइज कहते हैं, ठीक है, उसको महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं. बट इकोनॉमिक्स में उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है. सो इन इकोनॉमिक्स देयर इज क्लियर मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन इज लाइक दिस. डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ए.पी. लर्नर. ए.पी. लर्नर क्या कहते हैं? A situation of excess demand over supply of goods is called inflation. कोई भी कोमोडिटी हो, कोई भी गुड्स हो, उनकी सप्लाई से भी ज़्यादा डिमांड हो, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है. उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो उस चीज़ की प्राइस जो है वो राइज होगी, इसलिए उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है. ठीक है, समझ में आया कि कोई भी ऐसी सिचुएशन कहा जहाँ पे सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है तो उस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उस कोमोडिटी की प्राइस भी राइज अप होगी और इससे इन्फ्लेशन आएगी, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू ए.पी. लर्नर, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. Now according to Dr. A.C. Pigou, A.C. Pigou क्या कहते हैं? Inflation is said to occur when monetary income rises faster than
रियल इनकम। इन्फ्लेशन जो है वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे रियल इनकम से भी ज्यादा मॉनेटरी इनकम जो है वो राइज अप होती है, मीन्स वो भी स्पीडीली फास्टर। ओके, रियल इनकम जितनी है उनसे भी ज्यादा मॉनेटरी इनकम जो है वो राइज अप होती है। ओके, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। नाउ द कांस्टेंट एंड स्टेडी इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। अभी कांस्टेंट और स्टेडी इंक्रीज इन प्राइस लाइज क्या करता है, उससे क्या होता है कि इट लीड्स टू डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। कोई भी लोग जो है वो प्राइस राइज होने से उसकी जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट और स्टेडी इंक्रीजेस होती है जब प्राइस में, तब उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है और उसका परचेसिंग पावर जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो डॉक्टर J.M. Keynes believes that the real situation of inflation is created with increase in money income beyond the level of the full employment of factors of productions. ओके, सो केन्स क्या कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन में, ओके, कोई भी सिचुएशन में कब फैक्टर्स के प्रोडक्शंस जो है, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है उनमें फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी को रोजगारी मिल रही है, सभी को पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ठीक है, सब कोई बेकार नहीं है, फिर भी कोई भी कमोडिटीज की प्राइस जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहे, जिससे कि मॉनेटरी इनकम जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहे, तो उसकी प्राइस राइज जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, जिससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, अगर सभी को फुल एम्प्लॉयमेंट है सभी के पास, फिर भी अगर मनी इनकम से भी ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा तो मॉनेटरी इनकम में इंक्रीज होता रहेगा, इससे इन्फ्लेशन की सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होगी। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशंस ऑफ इन्फ्लेशन, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन आर गिवन बिलो। अभी उनके इन्फ्लेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट इज कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। कोई भी कमोडिटी हो उनकी प्राइस में कांस्टेंट राइज अप हो, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ नेक्स्ट, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स या सर्विसेज, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी में कंटिन्यूस प्राइस राइज होता है। ठीक है, कांस्टेंट एंड स्टेडी प्राइस राइज सभी सेक्टर्स में होता है। थर्ड, परचेसिंग पावर डिक्रीजेस, अ वैल्यू ऑफ मनी मीन्स परचेसिंग पावर ऑफ पीपल कैन बी डिक्रीज्ड। ओके, इन्फ्लेशन से क्या होता है कि लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाता है, इट विल बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट है द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद में सभी को रोजगारी मिलती है, फिर भी कोई भी कमोडिटीज में प्राइस राइज जो है वो कंटिन्यूस होता रहता है। ठीक है, उसकी प्राइस लेवल जो है कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है बाद भी, मीन्स प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स है वो सभी यूज होते हैं, फिर भी कोई भी कमोडिटी में गुड्स में प्राइस रहता है, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। Okay. So some other points to be considered for a better understanding of inflation are, first, ये भी पॉइंट्स है जो इन्फ्लेशन में उससे पता चलता है कि इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट, when government has kept control over and suppresses increase in price level via rules, law and subsidies, it is considered inflation even if there is no price rise. It is called suppressed inflation. कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को भी प्राइस राइज कम करने के लिए, उनको सप्रेस्ड करने के लिए सब्सिडीज या कैसे ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं या फिर लॉज बनाए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती है ताकि कोई भी कमोडिटी हो उनकी प्राइस राइज दिखे नहीं। ठीक है, उसे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। कई बार हमें पता है कि कई ऐसी चीजों में
जैसे कि सिलेंडर है तो ऐसी चीजों में प्राइस पहले इंक्रीज हो जाती है, बाद में उसमें सब्सिडीज दी जाती है ताकि वो प्राइस राइज है वो सप्रेस्ड हो जाए, ठीक है, वो दब जाए कि दिखे नहीं कि इतनी प्राइस राइज हुई है। ओके, तो गवर्नमेंट कई बार ऐसी कंट्रोल ओवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, इफ इन एन इकोनॉमी फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज देन इट इज नॉट इन्फ्लेशन। कई बार इकोनॉमी शॉर्टर पीरियड में क्या करती है कि कोई भी एक या लिमिटेड गुड्स में, सर्विसेज में प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है, कोई एक दो कमोडिटीज में ही इंक्रीज करती है, तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसके शॉर्टर पीरियड में ही वो प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है, तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉयड and there is a price rise, then producers get an incentive to produce more, so economic activity gets a boost and factors get employment, production rises and prices fall। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, मीन्स के उसमें कोई काम नहीं है, वो बेकार पड़े रहे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, इंटरप्रेन्योर, ठीक है, देन लेबर, ये सभी जो है वो प्रोडक्शन के फैक्टर्स है, तो वो बेकार पड़े हुए होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, इसलिए प्राइस राइज होती है। तो क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिले, मीन्स स्पीडीली हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए ये प्रोडक्शन जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको यूज करते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा राइज अप हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और प्राइसेस जो है वो कम हो जाए, क्योंकि सप्लाई अगर ज्यादा होगी तो प्राइसेस भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बेकार जो अनएम्प्लॉयड फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, उनको एक्टिव करेंगे, उनको काम में लगाएंगे ताकि प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट भी मिले लोगों को और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और उससे प्राइस राइज जो है वो कम हो जाए। Okay. If there is employment in factors of production leads an economy, the increasing price or goods or services will allow employment to increase production to decrease the price of goods and services। जैसे हमने ये देखा कि कोई भी फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, उनको अगर बेकार पड़े रहे तो इकोनॉमी में जो है वो प्राइस राइज ज्यादा होगी, लेकिन अगर उसको काम में लगा दे, हम उसको यूज करें, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ओके, और उससे क्या होगा कि प्राइस राइज जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, therefore the increase in price levels in all sectors of an economy even after full employment is considered inflation and it proves to be harmful for economy। इसलिए क्या होता है कि कोई भी पूरी तरह से अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, फिर भी इकोनॉमिक्स के कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कंटिन्यूस उनकी प्राइस जो है वो राइज अप हुई है, तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, और ऐसी कंडीशन में इट्स बिकम ए हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। ऐसी कंडीशन में कोई भी इकोनॉमी में अगर उसको हार्मफुल होती है, उसको रोकती है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा इन्फ्लेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स।